आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति को कवर करते हैं। सबसे पहले कुरुक्षेत्र के पॉइंट को देखिए। कुरुक्षेत्र में देवी को भद्रकाली मंदिर, यहाँ पर माँ शब्द की 51 फुट ऊंची प्रतिमा की नींव रखी गई थी। ये नींव रखी है हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने। दुनिया में कुल 51 शक्तिपीठ मंदिर है, जिनमें से हरियाणा में कुरुक्षेत्र में देवी को भद्रकाली शक्तिपीठ मंदिर। यहाँ पर सती माता का दाहिना टखना गिरा था। इसके बारे में हमने डिटेल में हरियाणा जी के फटाफट रिवीजन में कवर किया है, आप वहां पर देख सकते हो। यहाँ पर इसको शॉर्ट में ही रखते हैं, नहीं तो लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा। हरियाणा में झज्जर है, उसमें बहादुरगढ़ है, वहां पर गणेश जी की 75 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। ये भारत में गणेश जी की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। और भारत में सबसे ऊंची प्रतिमा की बात आ जाए, वो 85 फीट की है महाराष्ट्र में। हरियाणा के यमुनानगर में 8वें अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की शुरुआत की गई थी, यमुनानगर के आदिबद्री में। देखो, हरियाणा में काफी जगह आएगा कि सरस्वती नदी का उद्गम स्थल क्या है, आदिबद्री। पर क्वेश्चन आ जाए, या एक्चुअल में सरस्वती नदी का उद्गम स्थल सिरमौर को माना जाता है। सिरमौर कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में, जो शिवालिक की पहाड़ियां है ना, उनमें है। देखो, क्वेश्चन में या तो सिरमौर आएगा ऑप्शन में, या फिर सिरमौर ना आए और आदिबद्री हो तो आदिबद्री को टिक कर देना। और 8वें अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का समापन कुरुक्षेत्र के पिहोवा में किया गया था 2 फरवरी 2025 को। इस बार का स्टेट पार्टनर था राजस्थान। 2016 में जब सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया गया था, तो उसके समापन पर उस टाइम के हमारे सीएम थे मनोहर लाल खट्टर। उन्होंने घोषणा की थी कि 2018 से इस महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा। तो 2018 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया था। उसके बाद इस बार कौन सा है? 8वां अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन कौन करता है? हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड, इंग्लिश में हरियाणा। देखो, हरियाणा से तो हरियाणा होगा ही, हरियाणा सरस्वती एस, धरोहर इसको हम हेरिटेज बोलते हैं, विकास से डेवलपमेंट, बोर्ड से बोर्ड, तो ये HSHDB बनता है। इंग्लिश में भी आ सकता है HSHDB। इसकी फुल फॉर्म क्या है तो आपको बताना है, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। इसके डिप्टी चेयरमैन है धुम्मन सिंह किरमच, और चेयरमैन कौन होते हैं? हमारे हरियाणा के सीएम फिलहाल कौन है? नायब सिंह सैनी। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल तो सिरमौर में था, पर हरियाणा में यह एंटर आदिबद्री से करती थी। और इसकी जो सहायक नदी थी वो मारकंडा थी। प्राचीन नाम इसका क्या था? अरुणा। इसी नदी के किनारे जो वेद व्यास जी थे, इन्होंने महाभारत की रचना की थी। और ऋग्वेद में भी सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है, किसमें? ऋग्वेद में। सभी को राम राम। हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम करंट अफेयर्स टॉपिक और मैप के साथ कवर करवा रहे हैं। इससे आपको याद करने में काफी आसानी होगी, और आप इसकी PDF भी ले सकते हो। इसके बारे में लेक्चर के एंड में डिस्कस करते हैं। अभी लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। 14 जनवरी 2025 को कालाम में 260वां मराठा दिवस मनाया गया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 14 जनवरी 1761 में। 1761 काफी इंपॉर्टेंट है। और ये अहमद शाह अब्दाली, जो अफगान से आक्रमणकारी था, वो और मराठों के बीच में हुई थी। मराठों का नेतृत्व कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ पेशवा। इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी और मराठे हार गए थे। यहां पर एक पेड़ था, काले आम का पेड़, काला आम। उसके नीचे सदाशिवराव भाऊ ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। अभी वो पेड़ तो नहीं है, पर वहां पर पार्क बना दिया है जिसका नाम है कालाम। यहीं पर ही मराठा शौर्य दिवस मनाया जाता है। इस बार 2025 में 38वां सूरजकुंड मेला आयोजित किया जाएगा फरवरी में। देखो, सूरजकुंड मेले को एक बार कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई क्वेश्चन आने के काफी चांसेस रहते हैं, तो उसमें ये सारे पॉइंट भी कवर हो जाएंगे। और वैसे भी कंप्लीट कवर कर लेते हैं सूरजकुंड के बारे में। सूरजकुंड मेला 2025, इसको डिस्कस करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये। 2025 का इंपॉर्टेंट है, 2024 का भी काफी इंपॉर्टेंट है कि इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और 2023 का भी काफी इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सूरजकुंड मेले को कारीगरों का महाकुंभ कहा जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है ये, कारीगरों का महाकुंभ किसे कहा जाता है? सूरजकुंड मेले को। क्योंकि ये मेला किन के लिए लगता है? जो शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, उनके लिए ये मेला लगता है। वे अपने सामानों को यहाँ पे शो करते हैं, लोग खरीदते हैं। जैसे पेंटिंग होगी, या फिर कोई मूर्ति होगी, या और भी सामान हो गए जो कारीगर बनाते हैं, उनके लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है।
जहां पर ये मेला लगता है सूरजकुंड, यहां पर लेक है, उसका नाम है सूरजकुंड। वैसे यहाँ पे जो जगह है उसको भी इसी लेक के नाम पर सूरजकुंड का नाम दिया गया है। तो जो ये लेक थी इसको सूरजपाल ने बनवाया था, सूरजपाल तोमर ने, क्योंकि सूर्यदेव को ये काफी मानते थे। उनको समर्पित करके सूर्य के आकार की ये लेक बनवाई थी। इसकी मरम्मत, सूरजकुंड की मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने भी करवाई है, और बाद में 1920 में अंग्रेजों ने भी इसकी मरम्मत करवाई थी। इस मेले की शुरुआत 1987 में हरियाणा सरकार ने की थी, और उस टाइम यहाँ के मुख्यमंत्री थे बंसीलाल, उनकी सरकार थी, उन्होंने इस मेले का उद्घाटन किया था। और 1989 में पहली बार यहां पर थीम स्टेट बनाया गया था, और उस टाइम पहला थीम स्टेट कौन बना था? राजस्थान। हरियाणा का पड़ोसी राज्य है ये। और 2009 में पहली बार पार्टनर कंट्री बनाया गया था, और उस टाइम पार्टनर कंट्री बना था इजिप्ट। हिंदी में इसको मिस्र भी बोलते हैं। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये पार्सली रूप से पार्टनर कंट्री बना था, यानी आंशिक रूप से। पर 2012 में पूर्ण रूप से पार्टनर कंट्री बना था थाईलैंड। क्वेश्चन आ जाए, पहली बार पार्टनर कंट्री कौन बना था? इजिप्ट बना था। पार्टनर कंट्री कब बना था? 2009 में। पर आ जाए पूर्ण रूप से पार्टनर कंट्री कौन बना था? थाईलैंड बना था पहला, 2012 में। और 2013 में इस मेले को अंतरराष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया गया था। अब बात कर लेते हैं 2025 की। 2025 में थीम स्टेट बनाया गया है मध्य प्रदेश और उड़ीसा को। यह पहली बार है जब दो स्टेट को थीम स्टेट का दर्जा दिया गया है, और पार्टनर कंट्री बनाया गया है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक जो ग्रुप है उसको, इसके जो मेंबर कंट्री हैं उनको पार्टनर कंट्री बनाया गया है बिम्स्टेक को। बिम्स्टेक का मतलब क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके जो मेंबर कंट्री हैं, देखो इंडिया तो शामिल है ही इसमें, साथ में नेपाल और भूटान भी शामिल है, प्लस में जो बे ऑफ बंगाल के आसपास के जो कंट्रीज हैं वो भी सारी इसमें शामिल है। देखो मैप के थ्रू देख लो, काफी इजी रहेगा। ये इसके मेंबर कंट्री है, इंडिया, नेपाल, भूटान। और अब बे ऑफ बंगाल के साथ के जो कंट्री हैं उनको देख लो, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। ये 7 कंट्रीज हैं। बिम्स्टेक में कितने कंट्रीज हैं? 7 हैं। तो बिम्स्टेक ग्रुप को 2025 में पार्टनर कंट्री का दर्जा दिया गया है। और कल्चर पार्टनर यानी सांस्कृतिक भागीदार 8 स्टेट को बनाया गया है, जो नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट हैं उनको। ये 8 स्टेट हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। देखो ये आपको याद होने चाहिए 8 स्टेट कौन कौन से हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये। सूरजकुंड मेले के लिए 2025 में भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, 2024 में भी और 2023 में भी। तीनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इन 8 राज्यों को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अष्टलक्ष्मी का नाम दिया है। तो आ सकता है अष्टलक्ष्मी कौन कौन से राज्य हैं, या प्रधानमंत्री जी ने अष्टलक्ष्मी किन राज्यों को बोला है? तो ये 8 राज्य हैं। अब 2024 के देख लो, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। उस टाइम पार्टनर कंट्री बनाया गया था तंजानिया को, और थीम स्टेट बनाया गया था गुजरात को। थीम स्टेट गुजरात को। और 2024 में ही कल्चर पार्टनर बनाने की शुरुआत की गई थी, यानी सांस्कृतिक भागीदार। और पहली बार कल्चर पार्टनर कौन बनाए गए थे? यही 8 स्टेट जो इस बार बनाए गए ना कल्चर पार्टनर। कौन कौन से हैं? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। देखो 2024 भी कंप्लीट हो गया फटाफट। ऐसे ही 2023 भी कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें से भी क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं, चाहे आपका सीईटी हो, एचटेट या फिर
HCS, सभी में चांसेस हैं कि 2023 से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 3 आपको पता होने चाहिए, 23, 24 और 25 का। और साथ ही जो इसकी हिस्ट्री है, कब ये बना, फर्स्ट टाइम कौन इसका थीम स्टेट था, फर्स्ट टाइम कौन पार्टनर कंट्री बना, पार्सली रूप से कौन बना, पूर्ण रूप से कौन बना, कब बना, और 2013 में अंतरराष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया गया था। अब देखो 2023 के देख लो, उस टाइम थीम स्टेट यही 8 राज्य थे जिनको कल्चर पार्टनर बनाया गया है। कौन कौन से थे ये? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ये उस टाइम थीम स्टेट बने थे। उसके बाद से ये बने कल्चर पार्टनर। 2024 में पहली बार बने और 2025 में भी यही राज्य थीम स्टेट बने हैं। इनको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस नाम से बोला है? अष्टलक्ष्मी का नाम दिया है इनको। और 2023 में पार्टनर कंट्री एससीओ को बनाया गया था, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ के बारे में देख लेते हैं। जिस टाइम एससीओ को पार्टनर कंट्री बनाया गया था, उस टाइम इसमें 8 कंट्री थे। कौन कौन से थे? इंडिया, पाकिस्तान, रसिया, चाइना प्लस टुक। टुक में कौन कौन से आ जाते हैं? टी से ताजिकिस्तान, यू से उज्बेकिस्तान, के से कजाकिस्तान और दूसरे के से किर्गिस्तान। देखो एससीओ की हिस्ट्री देख लेते हैं। पहले इसको संघाई 5 के नाम से बनाया गया था 1996 में। उस टाइम 5 कंट्री कौन से थे? कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और चाइना। 2001 में इसको संघाई 5 से एससीओ बनाया गया और इसमें एक मेंबर ऐड किया गया था, उज्बेकिस्तान। और 2017 में इंडिया और पाकिस्तान को इसका मेंबर बनाया गया था। तो इंडिया कब बना था? 2017 में। उसके बाद 2023 में ईरान को ऐड किया था और 2024 में बेलारूस को ऐड किया है। तो ये इंडिया के करंट अफेयर के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। एससीओ में अब टोटल कितने मेंबर हो गए हैं? 10। 2023 में किसको ऐड किया था? ईरान को। 2024 में बेलारूस को। और एससीओ का हेडक्वार्टर देखो, नाम में तो है संघाई, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एस से संघाई, पर इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। बीजिंग जो चाइना की कैपिटल है। तो याद रखना है, नाम में बेशक संघाई हो पर हेडक्वार्टर कहां पर है? बीजिंग में। और इसका एक ऑर्गन है रैट्स, जिसका नाम है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। जो टेररिज्म है उससे लड़ने के लिए ये ऑर्गन बनाया गया है, ये ग्रुप रैट्स। इसका हेडक्वार्टर है उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। देखो कमाल की बात है, पाकिस्तान भी इसमें ही है। और साथ ही इन्होंने एंटी टेररिज्म के लिए भी एक ग्रुप बनाया है, टेररिज्म से लड़ने के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपका 2023 का भी कंप्लीट हो गया है। और इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है? 1987 जब ये मेला स्टार्ट किया गया था। उसके बाद 1989 जब पहली बार थीम स्टेट बनाया गया। कौन बना था? राजस्थान। 2009 में पहली बार पार्टनर कंट्री बनाया गया। कौन बना था? इजिप्ट या मिस्र, एक ही बात है, पर यह पार्सली रूप से बना था। 2012 में पूर्ण रूप से पार्टनर कंट्री बना था थाईलैंड। 2013 में इसको अंतरराष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया गया था। उसके बाद आपको 2023, 24 और 25 इन तीनों का आपको पता होना चाहिए, थीम स्टेट कौन थे, पार्टनर कंट्री कौन था। और 2024 में पहली बार कल्चर पार्टनर बनाए गए थे, ये 8 राज्य आपको पता होना चाहिए। 2025 में भी वही 8 राज्य बनाए गए थे। देखो ये करवा चुका हूं। सहयोगी राज्य कौन थे? उड़ीसा, एमपी। मेले में पहली बार है ये जब 2 राज्यों को एक साथ सहयोगी राज्य बनाया गया है। और पार्टनर कंट्री बिम्स्टेक के थे, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक के जो देश हैं उनको कंट्री पार्टनर चुना गया है। और अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 1987 से लगना शुरू हुआ था। उस टाइम किसकी सरकार थी? बंसीलाल जी की। उन्होंने उद्घाटन किया था इसका। अब नेक्स्ट देखिए, पलवल से हरियाणा राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था। पलवल में जो यूनिवर्सिटी है, श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय, यहां पर किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, डायरेक्ट आ सकता है पलवल में। ये यूनिवर्सिटी कहां पर है? पलवल में। और इस महोत्सव में फतेहाबाद जिले ने ओवरऑल ट्रॉफी जीती थी।
हरियाणा की योजना है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। इसमें जो बुजुर्ग हैं उनको तीर्थों के दर्शन करवाए जाते हैं। इसके तहत जो महाकुंभ तीर्थ है उसको भी शामिल किया गया था। जो गरीब परिवार के 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के जो बुजुर्ग हैं उनको सरकारी खर्चे पर महाकुंभ की यात्रा करवाई गई थी, वहां के दर्शन करवाए गए थे। और इस योजना में जो श्री वैष्णो देवी माता मंदिर है वो और शिरडी साईं तीर्थ इसको भी शामिल किया गया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था और इसमें हरियाणा से 75 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। पॉलिटी यानी राजनीति को कवर करते हैं। सबसे पहले चंडीगढ़ के पॉइंट को देखिए। मोबाइल पर ई समन भेजने वाला देश का पहला शहर बना है चंडीगढ़। 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए थे, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इनको लागू करने वाला ही पहला शहर चंडीगढ़ बना है। और इन कानूनों के तहत पहला केस दर्ज हुआ है देश में सोनीपत में। देखो, भारतीय न्याय संहिता, इसको पहले आईपीसी के नाम से जाना जाता था। इसका पूरा नाम था इंडियन पिनल कोड। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएस ऐसे भी बोलते हैं। और आईपीसी का जो नया नाम है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, और बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसका पुराना नाम था सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। और बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसका पुराना नाम था एविडेंस एक्ट। और ये तीनों कानून लागू करने वाला देश का पहला शहर चंडीगढ़ है। और इन कानूनों के तहत पहला केस कहां पर दर्ज हुआ था? सोनीपत में। और ई समन भेजने वाला भी देश का पहला शहर चंडीगढ़ है। 25 जनवरी 2025 को 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस आयोजित किया गया था और इसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम पंचकुला में किया गया था। देखो, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और हमारे हरियाणा के सीईओ, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पंकज अग्रवाल जी हैं। और इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी हैं ज्ञानेश कुमार। नशा तस्करी को रोकने के लिए कई राज्यों ने मिलकर काम करने की सोची है। इसलिए यहां पर अंतर्राज्यीय सचिवालय बनाया गया है पंचकुला में। यानी कई राज्यों ने मिलकर नशा तस्करी को रोकने के लिए, नशे को कम करने के लिए आपस में मिलकर जो काम करना स्टार्ट किया, उसके लिए हेडक्वार्टर पंचकुला में बनाया गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो भारत के उत्तरी क्षेत्र हैं, यानी हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और राजस्थान, इनमें जो नशीली दवाएं मिलती हैं, नशे के लिए जो सामान होता है, उससे निपटने के लिए ये राज्य आपस में मिलकर काम करें, आपस में समन्वय स्थापित करें, जिससे नशे की तस्करी कम हो, लोगों में नशे की आदत ना पड़े। अब पंचकुला देखो, इकलौता ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो हरियाणा की कैपिटल यानी चंडीगढ़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है। साथ ही ये हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला भी है। और यहां पर सबसे उत्तर में जो गांव है उसका नाम है शाहपुर। यमुनानगर जिले में एक गांव था बिलासपुर, उसका नाम अब बदलकर व्यासपुर कर दिया है। इससे पहले जो खिरजाबाद कस्बा था उसका भी नाम प्रतापनगर कर दिया है। और मुस्तफाबाद जो कस्बा था उसका नाम सरस्वती नगर कर दिया था। यमुनानगर हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला है। और यहां पर जो गांव है उसका नाम है ताजेवाला। जहां से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है ना, ताजेवाला वही जगह। ताजेवाला बैराज भी है यहां पर, जहां से पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर निकलती है। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। 2025 में इसके 10 साल पूरे हो गए हैं। 2011 का जो सेंसस आया था, अभी आना एक, पर वो अभी तक आया नहीं है। हर 10 साल में आता है। 21 में आना था पर अभी तक आया नहीं है। तो 2011 से ही क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। तो 2011 के सेंसस में हरियाणा का लिंगानुपात 879 था, 879। और 2024 में हरियाणा का लिंगानुपात 910 हो गया है, यानी काफी सुधार हुआ है। पर क्वेश्चन आने के चांसेस आपके 2011 के सेंसस से ही रहेंगे। अब देखो, 2011 के सेंसस के हिसाब से सबसे कम लिंगानुपात किस डिस्ट्रिक्ट में था हरियाणा के? गुरुग्राम में 854 सेक्स रेशियो था। और सबसे ज्यादा मेवात में था, कितना था? 910। पानीपत में चुलकाना धाम भी है, अभी हाल फिलहाल में ही काफी फेमस हुआ है ये, तो इससे भी क्वेश्चन आने के काफी चांसेस हैं। और पानीपत किस लिए फेमस है?
कंबल दरियों इनके लिए, साथ ही आर्मी के लिए भी कंबल पानीपत में ही बनते हैं। झज्जर जिले में एक गांव है मोहम्मदपुर माजरा, उसका नाम बदलकर भिरड़ माजरा कर दिया है। झज्जर में और क्या फेमस है? भिंडावास झील, काफी खूबसूरत झील है भिंडावास झील। ये भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्यजीव अभयारण्य में है। साथ ही झज्जर में एक और वन्यजीव अभयारण्य है जिसका नाम है खप्परवास। आपके लिए क्वेश्चन है कि टोटल हरियाणा में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? ऑप्शन दे देता हूं, 6, 7, 8 या फिर 9। इसके बारे में डिटेल में हमने अपनी जो दूसरी सीरीज है हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन, उसमें कवर करवाया है, वहां से आप देख सकते हो। भिंडावास झील की वजह से ही जो भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य है उसको रामसर साइट में शामिल किया है। हरियाणा में 2 रामसर साइट्स हैं। चलो आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं, जो दूसरी रामसर साइट है उसका नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में बताना। इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर चुके हैं हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन सीरीज में, उसमें हमने सारी चीजें डिस्कस की हैं। हरियाणा की जो कंप्लीट जीके है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा नाम है एक टाइप का क्रैश कोर्स है, सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस हैं हरियाणा जीके का फटाफट रिवीजन करने के लिए, फटाफट पढ़ने के लिए। अब फरीदाबाद के पॉइंट को देखिए। फरीदाबाद हरियाणा का सबसे छोटा जिला है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। साथ ही फरीदाबाद सबसे बड़ा शहर भी है। अब इसके पॉइंट को देखते हैं। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पर हमारे हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था फरीदाबाद में। और इसी टाइम पर हमारे मुख्यमंत्री ने, जो है नायब सिंह सैनी, गणतंत्र दिवस पर इन्होंने रेवाड़ी में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। रेवाड़ी में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, रेवाड़ी में एक गांव है माजरा, वहां पर एम्स का शिलान्यास किया है। देखो 26 जनवरी को तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को संविधान दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। और 26 नवंबर को जो संविधान दिवस मनाया गया था, हरियाणा पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया था। अब हिसार के पॉइंट को देखिए। हरियाणा के पहले एग्रो टूरिज्म सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, जो हिसार में है, यहां पर किया था। हिसार को अभी 2024 में 5वां महानगर विकास प्राधिकरण बनाया गया है। 5th बनाई है महानगर विकास प्राधिकरण हिसार में। इससे पहले 4 और थे, वे थे पंचकुला, इसके अलावा सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद। 5वां बना है हिसार में। इसका नाम क्या है? हिसार अग्रवा मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर जो हरियाणा की झांकी थी, उसकी थीम थी समृद्ध हरियाणा, विरासत और विकास। देखो गणतंत्र दिवस पर झांकी कहां पर निकलती है? कर्तव्य पथ पर। और इस बार हरियाणा की झांकी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मानवता का संदेश देते हुए दिखाई दिए थे। इसके अलावा उन्नत किसान और जो ओलंपिक के खिलाड़ी हैं उनका भी दम दिखा था। और यह लगातार चौथा मौका है जब कर्तव्य पथ पर, जहां पर झांकियां निकलती हैं, वहां पर हरियाणा ने लगातार 4 बार अलग अलग थीम पर अपनी झांकियां प्रदर्शित की हैं। जो 2024 में झांकी थी वो मेरा परिवार मेरी पहचान पर आधारित थी। जो परिवार पहचान पत्र आया ना, वो बीसी के थ्रू आया है। सोलर क्षेत्र में अच्छा कार्य करने पर हरियाणा को 89.43 करोड़ की राशि दी गई है, प्रोत्साहन राशि 89.43 करोड़ की। एक स्कीम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। यह स्कीम घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाने की स्कीम है। इसमें जो एलिजिबल फैमिली रहती है उनको सब्सिडी भी दी जाती है सोलर पैनल लगाने के लिए। और इन सोलर सिस्टम के थ्रू, सोलर पैनल के थ्रू जितनी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी उतनी उस घर में जो बिजली का बिल आता है उसमें से माइनस हो जाएगा। यानी जितनी बिजली सोलर सिस्टम के थ्रू पैदा होगी उतने बिजली की राशि उस घर का जो बिजली का बिल आता है उसमें से माइनस हो जाएगा। और इसके थ्रू जो सब्सिडी मिलती है वो, अगर फैमिली की इनकम 1,80,000 या इससे कम है तो उनको मिलती है 1,10,000 रुपए की सब्सिडी। और जिनकी 1,80,000 से 3 लाख तक की है उनको सब्सिडी 80,000 रुपए की मिलती है। हरियाणा में अब 7 नई स्थायी लोक अदालतें बनाई जाएंगी। ये बनाई जाएंगी चरखी दादरी,
फतेहाबाद, जींद, झज्जर, मेवात, नारनौल और पलवल। और इनके बनने के बाद हरियाणा के सभी जिलों में अपनी अलग अलग यानी सबकी अपनी अपनी स्थायी लोक अदालत हो जाएगी। हरियाणा सरकार ने 2025 में 2200 अमृत सरोवर विकसित करने का लक्ष्य रखा है। यानी हर जिले में 100 तालाबों को अमृत सरोवर के थ्रू विकसित करने का लक्ष्य रखा है। 22 जिले तो हर जिले में 100 हो गए, तो 2200 तालाब हो गए ना। अमृत सरोवर स्कीम 2022 में स्टार्ट हुई थी, 24 अप्रैल 2022 को। हरियाणा सरकार 2025 को किस रूप में मना रही है? सहकारिता वर्ष के रूप में। और 2024 को संकल्प से परिणाम वर्ष के रूप में मनाया गया था। हरियाणा में जो दिव्यांगजन है उनको पेंशन दी जाती है और 2025 में इसमें 10 और श्रेणियों को शामिल करने की घोषणा की गई है। अभी कितनी है? 11। 10 और नई श्रेणियां शामिल हो गई हैं, तो कुल कितने हो गए? 21। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, कितनी श्रेणियों को शामिल किया गया है दिव्यांगजनों को पेंशन देने की योजना में? तो 21 दिव्यांगजनों की श्रेणियों को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार का एक अधिनियम है, कानून है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में यह आया था। इसके तहत 21 प्रकार की श्रेणियों को दिव्यांगजनों में शामिल किया गया है। तो इन्हीं 21 को हरियाणा सरकार ने भी पेंशन देने के लिए अपनी योजना में शामिल कर लिया है। और ये जो 10 श्रेणियां हैं नई आई है, इनकी लिस्ट यहां पर है, आप देख लेना। इतना जरूरी नहीं है डायरेक्ट आ जाए, बस एक बार पढ़ लेना आप। बस ये दो याद रखना, हरियाणा सरकार ने हेमोफीलिया और थैलेसीमिया इससे पीड़ित रोगियों के मामले में जो वित्तीय सहायता प्राप्त करने की जो आयु थी उसकी सीमा को समाप्त कर दिया है। पहले कितनी थी? 18 वर्ष। अब कोई आयु सीमा नहीं है हेमोफीलिया और थैलेसीमिया के जो पीड़ित रोगी हैं उनके लिए। हरियाणा में सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च की गई है। ये महिला एवं किशोरी सम्मान योजना है, उसको सही तरीके से उसको और अधिक प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए ये ऐप लॉन्च की गई है। इसे लॉन्च किया था श्रुति चौधरी जी ने। ये हमारे हरियाणा की महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री हैं। इसके तहत 10 साल से 45 साल की जो महिलाएं और बालिकाएं हैं उनको सैनिटरी पैड दिए जाते हैं। एनबीएफ यानी नव्य भारत फाउंडेशन, इसकी ओर से श्री हरि कथामृत आयोजित किया गया था, तो उसके पोस्टर का विमोचन हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया है। और जो ये आयोजन होगा ये कारगिल विजय की रजत जयंती को समर्पित होगा और 21 से लेकर 23 मार्च 2025 तक देहरादून में बालावाला वहां पर आयोजित किया जाएगा। हरियाणा में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाया गया है। इसके चेयरमैन मुख्य सचिव रहेंगे। फिलहाल हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है? अनुराग रस्तोगी। इससे पहले विवेक जोशी थे। और यह आयोग ये सुनिश्चित करेगा कि जो ट्रांसजेंडर है उनको सरकार की योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा, यानी उनको लाभ प्रोवाइड करवाने में हेल्प करेगी जो ट्रांसजेंडर है उनको सरकार की योजनाओं का। हरियाणा सरकार ने जो अगले 5 साल आने वाले हैं उन 5 सालों में 10,000 सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र विकसित करने का लक्ष्य रखा है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी जो हरियाणा की जो महिला सरपंच है उनको उनके गांव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत। और यह अभियान 22 जनवरी 2015 से पानीपत में शुरू हुआ था, जिसकी शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। हरियाणा के जो अब नए पटवारी बने हैं उनके प्रशिक्षण की अवधि 1 साल होगी। पहले 1.5 साल थी, अब 6 महीने घटा दिए। जो बीपीएल कार्ड है उनके अनुसार हरियाणा की 75% आबादी बीपीएल श्रेणी में आती है। और इस श्रेणी में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज मिलता है, गेहूं या बाजरा, और 40 रुपए प्रति लीटर की दर से 2 लीटर सरसों का तेल मिलता है, और 13.5 रुपए की दर से 1 किलो चीनी प्रति माह के लिए मिलती है। और बीपीएल में आने वाले परिवारों को जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनको 100 गज का प्लाट देने की घोषणा की है हरियाणा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 2.0 के तहत। और उज्ज्वला योजना के तहत 500 रुपए में रसोई गैस का सिलेंडर मिलता है, एलपीजी जो सिलेंडर होता है। और जो बीपीएल में आते हैं उनको चिरायु आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का प्रत्येक वर्ष निःशुल्क इलाज मिलता है। इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था को कवर करते हैं। एक बैंक है नाबार्ड, NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।
हिंदी में इसका नाम हो जाता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसने हरियाणा में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत 2025-26 के लिए 3.14 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट प्लान घोषित किया है। नाबार्ड बैंक 1982 में बना था और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में हरियाणा का देश में तीसरा स्थान है। और साइबर सिटी कौन सा है? गुरुग्राम। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री यानी कृषि एवं पशुपालन के पॉइंट को देखते हैं। पशुओं में एक रोग होता है मुंह खुर। इसके लिए लुवास ने यानी लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ने लुवास एफएमडी ई लॉस कैलकुलेटर को लॉन्च किया है। एफएमडी का क्या मतलब होता है? फुट एंड माउथ डिजीज, जो मुंह खुर डिजीज है ना, इसका ही नाम इंग्लिश में एफएमडी होता है। और लुवास के कुलपति हैं डॉक्टर राजा शेखर कुंड्रू। एफएमडी यानी मुंह खुर जो रोग होता है, या फिर इसको देसी भाषा में मुंह पका खुरपका भी कहते हैं, इसमें जो जानवर होते हैं उनके छाले पड़ जाते हैं मुंह में भी, जैसे आप देख रहे होंगे फोटो में, और पांव पे भी, खुर पे भी। इसको ही मुंह खुर डिजीज बोलते हैं, मुंह खुर बीमारी, एफएमडी। हरियाणा के पहले ग्राफ्टिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, जो हिसार में है। ग्राफ्टिंग एक बागवानी तकनीक है। इसके थ्रू जो दो अलग अलग पौधे रहते हैं उनको एक साथ जोड़कर एक नया पौधा विकसित किया जाता है, जिसमें इन दोनों पौधों के गुण रहेंगे। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो उन सभी के गुण रहेंगे, आपस में जोड़कर एक नया पौधा बनाया जाता है। जैसे आप ये देख रहे हो, आपने पहले स्कूल में भी पढ़ा होगा ग्राफ्टिंग क्या रहता है। जैसे एक पौधे को यहां से काटा गया, दूसरे को यहां से, आपस में इनको जोड़कर टाइट से बांध दिया, जैसे यहां से, तो इसमें इन दोनों के गुण आ जाएंगे। जैसे इसमें आप देख रहे हो फूल में ये अलग अलग जो कलर के फूल निकल रहे हैं, ये ग्राफ्टिंग की वजह से ही निकल रहे हैं। सभी को नीचे से जैसे ये दिखाया गया है ऐसे जोड़ा गया था, और जिस डाल से ये जोड़ा गया तो वहां पर वो फूल निकले, यानी एक ही पौधे से अलग अलग कलर के फूल निकल गए। हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ पशुपालन राज्य का पुरस्कार मिला है, और हरियाणा के पशुपालन विभाग के महानिदेशक हैं डॉक्टर एलसी रंगा। इंडस्ट्री और उद्योग के पॉइंट को देखिए। देश के 50% ट्रैक्टर और 60% 2 पहिया वाहन हरियाणा में बनते हैं। हरियाणा को देश की वाहन निर्माण राजधानी भी कहा जाता है। जो ट्रैक्टर बनते हैं ये फरीदाबाद में बनते हैं ज्यादातर हरियाणा में। जैसे आयसर हो गया, एस्कॉर्ट कंपनी होगी, ये कहां पर है? फरीदाबाद में। रेवाड़ी के धारवेड़ा में जो हीरो मोटोकॉर्प है, ये यहां पर अपनी बाइक बनाती है, मोटरसाइकिल हो गई जो। और जो मारुति है, मारुति सुजुकी, उसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुरुग्राम में है, गुरुग्राम के मानेसर में। इसके अलावा एक नया प्लांट बना है सोनीपत के खरखोदा में। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना के पॉइंट को देखते हैं। हरियाणा में जो ग्राम पंचायत है, वहां पर जो सरकारी संस्थान है उनको FTTH के कनेक्शन दिए जा रहे हैं, और 2 साल के लिए उनको ये कनेक्शन मुफ्त दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या होगा भाई? सिंपल सी बात है, FTTH, फाइबर टू द होम। इसके थ्रू जो इंटरनेट है, फास्ट इंटरनेट की सुविधा मिलेगी, तो डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और जो ग्रामीण समुदाय है वहां तक जो हाई स्पीड इंटरनेट है उसकी सेवाएं पहुंचे, इसके लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। और सभी ग्राम पंचायतों को 10 FTTH कनेक्शन यानी फाइबर टू द होम कनेक्शन निःशुल्क दिए जा रहे हैं 2 साल के लिए। 2 साल कब से काउंट होंगे? जब से वहां पे वो स्थापित होंगे। एजुकेशन, शिक्षा को कवर करते हैं। 11 जनवरी 2025 को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया। यहां के कुलपति हैं प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना 11 जनवरी 1957 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। देखो कई जगह 1956 भी मिलेगा, तो ऑप्शन में आप देख लेना 1956 आ रहा है या 1957, एक ही आएगा, आप देख लेना। वैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की साइट पर 1956 है, कई जगह 1957 भी मिल जाएगा। अगर ऑप्शन में, अगर आपके वहां पर क्वेश्चन आए और ऑप्शन में 1956 आए तो यही करेक्ट आंसर माना जाएगा। MDU की स्थापना 1976 में की गई थी। 1966 में हरियाणा बना। 10 साल पहले KU यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, और 10 साल बाद MDU यूनिवर्सिटी। साथ ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को
पूरे हरियाणा में लागू करने वाली पहली यूनिवर्सिटी बनी है और इसके सभी प्रावधानों को लागू करने के मामले में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी देश भर में पहली रही है। देखो 2024 के करंट अफेयर में एक और पॉइंट करवाया था, इंपोर्टेंट पॉइंट है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी A++ ग्रेड पाने वाली हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी है। MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में है। रोहतक में और कौन कौन सी इंपोर्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं? IIM भी रोहतक में है। इसके अलावा FDDO यानी फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने MDU में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो रोहतक में है, यहां पर पंडित श्रीराम शर्मा के नाम पर एक शोध पीठ स्थापित करने की घोषणा की है। पंडित श्रीराम शर्मा ये महान स्वतंत्रता सेनानी और संविधान निर्माण सभा के सदस्य थे। हरियाणा में हर साल 1 अक्टूबर उनकी जयंती मनाई जाएगी। साथ ही जो बहादुरगढ़ मेट्रो स्टेशन है उसका नाम भी पंडित श्रीराम शर्मा के नाम पर रखा गया है। जनवरी 1922 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उस टाइम पंडित श्रीराम शर्मा ने झज्जर में ब्रिटिश ध्वज को उतारकर तिरंगा फहराया था। इसके कारण उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हरियाणा तिलक का प्रकाशन पंडित श्रीराम शर्मा ने किया था 1923 में। ये हिंदी और उर्दू दोनों में प्रकाशित होती थी। इसके साथ ही पंडित श्रीराम शर्मा ने हरियाणा का इतिहास और हरियाणा नवरत्न भी लिखा है। रोहतक में एक तालाब है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौकरण तालाब। गौकरण तालाब तो है रोहतक में, पर करण लेक आ जाए या करण झील वो है करनाल में, और करण को टीला आ जाए तो वो है फतेहाबाद में। हेल्थ या स्वास्थ्य है, इसको कवर करते हैं। सबसे पहले कुरुक्षेत्र के पॉइंट को देखिए। कुरुक्षेत्र में जो सिविल हॉस्पिटल है, सिविल अस्पताल, इसको राज्य स्तर पर स्वच्छता एवं संक्रमण मुक्त माहौल में प्रथम रैंक मिली है। और हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री हैं कुमारी आरती सिंह राव। किसकी बेटी है ये? राव इंद्रजीत सिंह की, जो महेंद्रगढ़ से MP है। सोनीपत में बड खालसा, वहां का जो CHC सेंटर है, CHC का मतलब होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इसको कैटेगरी A में पहली रैंकिंग मिली है। और हरियाणा के 769 स्वास्थ्य संस्थानों को कायाकल्प पुरस्कार मिला है। कुरुक्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय ध्यान केंद्र बनाने की भी योजना है। ये 20 एकड़ में बनाया जाएगा और यहां पर 50 भाषाओं में गीता उपलब्ध होगी। एक स्टार्टअप है ब्लिंकिट, आपने भी कई बार यूज किया होगा। ब्लिंकिट 10 मिनट में सामान पहुंचाता है, तो ऐसे ही 10 मिनट में इसने एम्बुलेंस मिलने की सेवा शुरू की है गुरुग्राम में। ब्लिंकिट के CEO हैं अलबिंदर धिंसा। गुरुग्राम में अर्ली स्क्रीनिंग एंड डिटेक्शन ब्रेस्ट कैंसर प्रोग्राम, इसका उद्घाटन किया गया था 2024 में। किस प्रोजेक्ट के तहत? सवेरा प्रोजेक्ट के तहत। जो ब्रेस्ट कैंसर है, काफी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आजकल, इससे निपटने के लिए सेंटर बनाया गया है और ये दुनिया का सेकंड सेंटर है। पहला सेंटर जर्मनी में है। अर्ली स्क्रीनिंग एंड डिटेक्शन ब्रेस्ट कैंसर प्रोग्राम। नेशनल हेल्थ मिशन NHM यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इसको 5 और साल के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। और इसका मकसद क्या होता है? जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज रहती हैं उनको सुधारने के साथ साथ सस्ती और क्वालिटी की हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करवाना है। इस मिशन के 2 सब मिशन है, एक अर्बन के लिए और एक रूरल के लिए, यानी एक गांव के लिए और एक शहर के लिए। जो गांव के लिए उसका नाम है NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ये 2005 में शुरू हुआ था। और शहर के लिए NUHM यानी नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ये 2012 में शुरू हुआ था।
युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती में। तो 2025 में 163वीं जयंती थी स्वामी विवेकानंद जी की। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने 250 जिम का उद्घाटन किया है। साथ ही युवा दिवस 2025 के अवसर पर एनएसएस के अंबाला जिले के जो समन्वयक हैं विजय कुमार, उनको मुख्यमंत्री ने स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया है। एनएसएस क्या होता है? नेशनल सर्विस स्कीम। नाइनटीन 1969 में बना था एनएसएस। इसके थ्रू 10+2 ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के जो यूथ हैं, वे गवर्नमेंट की जो कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटी हैं, प्रोग्राम्स हैं, जो समाज की सेवा के लिए सरकार जो एक्टिविटी करती है, प्रोग्राम करती है, उनमें युवा पार्टिसिपेट करते हैं। और एनएसएस का मोटो होता है नॉट मी बट यू। और इसका लोगो है कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ना, वहां पर जो रथ का पहिया है, वो इसका लोगो है। चंडीगढ़ में ICCC सेंटर है, एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। तो उसी प्रोजेक्ट की तर्ज पर हरियाणा का जो ICC प्रोजेक्ट है, इसके तहत प्रदेश के जो 7 जिले हैं, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, रोहतक और हिसार, यहां पर CCTV से निगरानी की जाएगी। और इसका मकसद क्या है? जो सिक्योरिटी या सर्विलेंस है या ट्रैफिक का मैनेजमेंट है, वो सही तरीके से हो। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट का भी मैनेजमेंट करने में हेल्प होगी। हरियाणा पुलिस ने वर्ष 2024 में 268 करोड़ बचाए हैं साइबर क्राइम में। तो हरियाणा पुलिस साइबर सुरक्षा में देश भर में पहले नंबर पर रही है। डीजीपी कौन है हरियाणा के? शत्रुजीत कपूर। हरियाणा में टोटल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन 29 है और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 है। आपको याद हो गया होगा अब तक, सबकी कॉलर ट्यून लग चुकी है, तो उसमें बताते हैं ना, कोई भी साइबर क्राइम हो तो इस नंबर पर इन्फॉर्म करें 1930 पर। एनवायरमेंट यानी पर्यावरण को कवर करते हैं। हरियाणा का एक नेशनल पार्क है, कलेसर नेशनल पार्क। वैसे तो 2 नेशनल पार्क हैं, जिसमें से एक कलेसर नेशनल पार्क है और यहीं पर कलेसर वन्यजीव अभयारण्य भी है। तो यहाँ पर हाथियों की संख्या कितनी हो गई है? 15। कलेसर नेशनल पार्क हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। देखो 2 ही है, तो ये सबसे बड़ा है। कितने एकड़ में फैला हुआ है? 11,570 एकड़ में। और कलेसर वन्यजीव अभयारण्य 13,209 एकड़ में फैला हुआ है। दूसरा नेशनल पार्क सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, जो गुरुग्राम में है। और कलेसर नेशनल पार्क बना था 2003 में और सुल्तानपुर नेशनल पार्क बना था 1991 में। तो पहले सुल्तानपुर बना था, बाद में कलेसर बना है। यहां पर सुल्तानपुर झील है, उसको 1970 में पीटर जैक्सन ने खोजा था और 1971 में इस झील को पक्षी अभयारण्य का दर्जा मिल गया था और इसका नाम रख दिया था डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार। डॉक्टर सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और 1991 में सुल्तानपुर को नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया था। रोहतक में चिड़ियाघर है, यहां पर एक शेरनी है सुधा, उसके 2 शावक हुए हैं। उनके शावकों का नामकरण राव नरबीर सिंह ने किया है। जो इसके दोनों नर शावक हैं, इनका नाम क्या है? वीरू और संजू। और इसके अलावा जो 3 शेरनी है, उनके नाम है नव्या, दिया और चंचल। और सफेद मादा टाइगर है, उसका नाम अनु है। और जो टाइगर का शावक है, उसका नाम है चैतन्य। देखो हरियाणा में कितने चिड़ियाघर हैं? 3 चिड़ियाघर हैं। उनके नाम की ट्रिक क्या है? BRP। बी से भिवानी, आर से रोहतक, पी से पीपली। पीपली कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। आपके लिए एक क्वेश्चन है, हरियाणा में टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है? वन्यजीव अभयारण्य। कमेंट बॉक्स में आप बताओ। इन टॉपिक पर हमने डिटेल में हरियाणा जी के फटाफट रिवीजन में बताया है, आप वहां पर भी देख लेना। अभी आगे बढ़ते हैं। हरियाणा को प्रदूषण मुक्त प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है 2030 तक का। इसके लिए हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट तैयार किया गया है 3,647 करोड़ रुपए का, जिसमें से 2,498 करोड़ रुपए का ऋण, ये ऋण आएगा, ऋण विश्व बैंक देगा, वर्ल्ड बैंक जो है। और टीबी मुक्त हरियाणा का लक्ष्य है 2025 तक का है। जो टीबी मुक्त कैंपेन है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपा मलिक। ये शॉर्ट पुट की पैरा ओलंपिक प्लेयर है। ये नीचे मित्र की ब्रांड एम्बेसडर है।
ये एक इनिशिएटिव है जो पीएम टीबी मुक्त भारत के अभियान के अंडर है और हरियाणा का नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का लक्ष्य 2025 तक का है। बाढ़ मुक्त हरियाणा का लक्ष्य 2026 तक का है और पराली जलाने से समस्या मुक्त हरियाणा का लक्ष्य 2027 तक का है और 2030 में प्रदूषण मुक्त हरियाणा बनने का लक्ष्य है। नशा मुक्त हरियाणा का लक्ष्य 2029 तक का है और मलेरिया उन्मूलन हरियाणा का लक्ष्य 2030 तक का है। अब अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति को कवर करते हैं। चंडीगढ़ नगर निगम की मेयर बनी है हरप्रीत कौर और चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है, ये सिरसा में है। इसके वीसी का अतिरिक्त कार्यभार प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई को दिया गया है। ये हिसार में जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है जीजेयू, इसके भी वीसी है और अब अतिरिक्त कार्यभार चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी का भी मिला इनको, वहां के भी वीसी है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वीसी है प्रोफेसर कंबोज। हरियाणा ओलंपिक संघ के प्रशासक एचएस भल्ला बने हैं और एएफआई यानी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, हिंदी में बोलते हैं इसको भारतीय एथलेटिक महासंघ, इसके सदस्य बने नीरज चोपड़ा। इसके अलावा भारतीय एथलेटिक महासंघ का जो एथलीट आयोग है उसकी अध्यक्ष है अंजू बॉबी जॉर्ज, ये लंबी कूद की खिलाड़ी है। नीरज चोपड़ा किसके खिलाड़ी हैं? जेवेलिन थ्रो के। और इसी भारतीय एथलेटिक महासंघ यानी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया एएफआई, इसके अध्यक्ष हैं बहादुर सिंह सागू। हरियाणा वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं करण चौटाला। स्पोर्ट्स यानी खेल को कवर करते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों की शूटिंग स्पर्धा हुई थी। उसमें 25 मीटर की रैपिड फायर पिस्टल में अनीस बनवाला, जो करनाल के रहने वाले हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड मेडल। और रमिता जिंदल ने, ये कुरुक्षेत्र की रहने वाली हैं, इन्होंने शूटिंग में कांस्य पदक जीता था। देखो, आपको बस इतना पता होना चाहिए, 38वें राष्ट्रीय खेलों में जो शूटिंग स्पर्धा थी उसमें अनीस बनवाला ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। और रमिता जिंदल, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और ये कहां कहां के रहने वाले हैं, क्योंकि इंपोर्टेंट प्लेयर हैं ये। इस बार 5वां विंटर खेलो इंडिया आयोजित किया गया था। कहां पर? लेह में। इसमें सचिन, जो अंबाला के हैं, इन्होंने आइस स्केटिंग लॉन्ग ट्रैक, देखो नाम में ही लॉन्ग ट्रैक, कितना लंबा ट्रैक है ये, 1000 मीटर का, इसमें रेस में कांस्य पदक जीता है। और हरियाणा की जो रिले रेस की मेन टीम थी उसने कांस्य पदक जीता है। राष्ट्रीय जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2025 में योगेश्वर सिंह, ये अंबाला के हैं, ये सीनियर वर्ग के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने हैं। और सिया प्रकाश, ये गुरुग्राम की हैं और जूनियर वर्ग की ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनी है। किसमें? राष्ट्रीय जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में। हमारे हरियाणा के पानीपत से जेवेलिन थ्रोअर हैं नीरज चोपड़ा, इनकी हाल ही में शादी हुई है। किनसे? हिमानी मोर से। ये टेनिस की खिलाड़ी हैं और ये सोनीपत के लड़सोली की रहने वाली है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 की विजेता टीम में एकमात्र हरियाणा की खिलाड़ी थी, ये थी मीनू धत्तरवाल, हिसार की रहने वाली है, हिसार के बिठमड्डा की। तो खो खो वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल का आयोजन जो दिल्ली में स्टेडियम है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, यहां पर फाइनल मुकाबला आयोजित किया गया था। और यहां पर भारत ने नेपाल को हराया है, दोनों में, पुरुष में भी भारत ने नेपाल को हराया है और महिला वर्ग में भी नेपाल को हराया था फाइनल में। और दोनों में ही भारत ने खिताब अपने नाम किया है। और हरियाणा की एकमात्र खिलाड़ी कौन थी? मीनू धत्तरवाल। हरियाणा के पर्वतारोही हैं राकेश कादियान, इनका नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। ये हरियाणा के नूह की जो जिला जेल है इसमें कार्यरत हैं और ये एवरेस्ट फतेह कर चुके हैं। और राकेश कादियान ने 2 दिन के अंदर विश्व की एक तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कितनी ऊंचाई है? 8848 मीटर, 8848 मीटर। और विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी है माउंट लाओत्से, जिसकी ऊंचाई है 8516 मीटर। इन दोनों को 2 दिन के अंदर फतेह कर लिया था और दोनों पर भारतीय तिरंगा फहराया था। इसी कारण इनका नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय सीनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने 18 पदक जीते हैं, पर हरियाणा का प्रतिनिधित्व इन 18 खिलाड़ियों में से सिर्फ 4 खिलाड़ियों ने किया है। बाकी जो 14 खिलाड़ी हैं वो रेलवे, सेना, ऑल इंडिया पुलिस की तरफ से खेले थे, उनकी तरफ से खेलते हुए पदक जीता है। राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन उत्तराखंड में हुआ था। इसमें पुरुष वर्ग का खिताब हरियाणा ने जीता है।
और इसी में महिला वर्ग में हरियाणा ने रजत पदक जीता है। देखो, पुरुष में तो हरियाणा ने खिताब जीता है, गोल्ड मेडल, और महिला वर्ग में रजत पदक जीता है। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन पंचकुला में किया जाएगा और हॉकी इंडिया के उपाध्यक्ष हैं सुनील मलिक। नेशनल खो खो चैंपियनशिप का आयोजन पंजाब यूनिवर्सिटी में किया गया था। इसमें पुरुष वर्ग का खिताब हरियाणा ने जीता है। हरियाणा ने इसमें दिल्ली को हराया था। और महिला वर्ग में चंडीगढ़ ने हरियाणा को हराकर खिताब जीता है। एक अमेरिका की पत्रिका है ट्रैक एंड फील्ड न्यूज, इसने 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया नीरज चोपड़ा को। हरियाणा के करनाल में अंतरराष्ट्रीय स्तर का 10 लेन के स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया गया है और इससे पहले अंबाला में भी 10 लेन का ऑल वेदर स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया था। यह हर मौसम के लिए स्विमिंग पूल रहेगा। जैसे गर्मी में तो खैर तैर ही सकते हैं, पर सर्दियों में पानी ठंडा होता है ना, पानी गर्म किया जाएगा और जो टेम्परेचर होगा वो भी मेंटेन रखा जाएगा। ऑल वेदर स्विमिंग पूल इंडोर होते हैं तो टेम्परेचर कंट्रोल करना ईजी रहता है। 67वीं राष्ट्रीय सीनियर शूटिंग चैंपियनशिप के पिस्टल इवेंट में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 23 पदक जीते हैं और 23 पदक जीतकर पहले नंबर पर हरियाणा रहा है, सेकंड नंबर पर राजस्थान था और थर्ड पर महाराष्ट्र। 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप ये भोपाल में आयोजित हुई थी। भोपाल कहां पर है? एमपी, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की कैपिटल है। और इस प्रतियोगिता में हरियाणा की जो दिशा धनखड़ है, बहादुरगढ़ के झज्जर की रहने वाली हैं, इन्होंने 4 पदक जीते थे, 1 तो रजत और 3 कांस्य पदक। सीनियर राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता केरल में आयोजित हुई थी 2025 की। इसमें हरियाणा ने 5 पदक जीते हैं। महिला की इप्पी श्रेणी में तनिष्का खत्री ने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल, और शीतल दलाल ने कांस्य पदक जीता है इसी श्रेणी में। देखो, श्रेणी याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना तनिष्का खत्री तलवारबाजी की खिलाड़ी है और गोल्ड मेडल जीता है। ऐसे ही शीतल दलाल ने कांस्य पदक जीता है सीनियर राष्ट्रीय तलवारबाजी चैंपियनशिप में। और फाइल श्रेणी में कनुप्रिया ने रजत पदक और प्राची ने कांस्य पदक जीता है। और सेबर इंडिविजुअल में आखिरी ने कांस्य पदक जीता है। ये हरियाणा के खिलाड़ी हैं। ऑल इंडिया बास्केटबॉल सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता दिल्ली में आयोजित हुई थी। इसमें हरियाणा की महिला टीम ने रजत पदक जीता है और हरियाणा की पुरुष की टीम ने कांस्य पदक जीता है। नेशनल आर्चरी गेम्स, जो तीरंदाजी का होता है ना, वो आर्चरी गेम्स उड़ीसा में आयोजित हुए थे नेशनल लेवल के, और इसमें स्वर्ण पदक जीता है शिवानी चोपड़ा ने। ये कुरुक्षेत्र के मुर्तजापुर की रहने वाली है। 76वें गणतंत्र दिवस पर ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है कोजिस्को, इस पर तिरंगा फहराया था शिवांगी पाठक ने। हिसार की रहने वाली है ये। शिवांगी पाठक ने मात्र 16 वर्ष की आयु में विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, इसको फतेह किया था। और सबसे कम उम्र की भारतीय जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है वो है काम्या कार्तिकेयन। शिवांगी पाठक को राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री बाल शक्ति पुरस्कार से भी नवाजा था और इनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यंगेस्ट माउंटेनियर के नाम से अंकित है। अवार्ड्स यानी पुरस्कार को कवर करते हैं। हरियाणवी मेजर हैं दुष्यंत सिहाग, इनको 76वें गणतंत्र दिवस पर सेना मेडल से सम्मानित किया गया है। दुष्यंत सिहाग हिसार के जाखोद खेड़ा के रहने वाले हैं। गणतंत्र दिवस 2025 पर हरियाणा पुलिस के 9 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक से अलंकृत किया गया है, इससे सम्मानित किया गया है। हरियाणा पुलिस के एक पुलिस अधिकारी हैं, उनको विशिष्ट सेवाओं के लिए यानी अच्छी सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया। और बाकी जो 8 हैं, इनों में से एक को तो क्या मिला है? राष्ट्रपति पुलिस पदक। और बाकी जो 8 अन्य पुलिसकर्मी हैं, उनको अच्छे काम के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है सौरभ सिंह को, ये गुप्तचर विभाग के प्रमुख अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हैं। और पुलिस पदक मिला है डीएसपी इंद्रजीत सिंह को, सीआईडी इंस्पेक्टर विश्वजीत को, इंस्पेक्टर विपिन कुमार, सब इंस्पेक्टर मोहन सिंह, सब इंस्पेक्टर रणबीर, सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश, सब इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार और एसआई जगतार सिंह को। दिल्ली में सीबीआई के नीति प्रभाग में तैनात हैं सहायक महानिदेशक तेजपाल सिंह, ये हरियाणा के रहने वाले हैं। इनको भी राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। हरियाणा की 2 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह है हरविंदर सिंह, इनको खेल के लिए पद्मश्री मिला है, कैथल के रहने वाले हैं। और डॉक्टर संतराम देसवाल, इनको साहित्य एवं शिक्षा में अवार्ड मिला है, सोनीपत के रहने वाले हैं।
पर मूल रूप से ये जो झज्जर है ना, वहां पर खेड़ का गुज्जर है, वहां के रहने वाले थे। बाद में सोनीपत ये शिफ्ट हो गए थे। हरविंदर सिंह कैथल के अजीत नगर के रहने वाले हैं और ये पैरा ओलंपिक में तीरंदाजी में गोल्ड मेडल पाने वाले पहले भारतीय हैं। इन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और टोक्यो पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। भारत में पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला है और पद्म भूषण मिला है 19 लोगों को और पद्म श्री मिला है 113 लोगों को। इन 113 में 2 हरियाणवी हैं। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने एक हरियाणवी जवान मुकेश फौजी हैं, ये महेंद्रगढ़ के खातौद के रहने वाले हैं, एनडीआरएफ जवान हैं। इनको 11 युवकों की जान बचाने के लिए उत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया है। महेंद्रगढ़ जिले में गांव है झगड़ोली। वहां पर 9 सितंबर 2022 को जब गणेश चतुर्थी की प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा था तो 15 युवक नहर में गिर गए थे। इनमें से 11 युवकों की जान मुकेश फौजी ने बचाई थी। इसी वजह से इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हरियाणा के एक वैज्ञानिक हैं, उनको जेम्स मॉर्गन अर्ली कैरियर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। इनका नाम है प्रोफेसर नरेश कुमार रावत। यह अवार्ड जेम्स मॉर्गन अर्ली कैरियर अवार्ड ये अमेरिका की जो केमिकल सोसाइटी है उसके पर्यावरण केमिस्ट्री डिवीजन के द्वारा दिया जाता है और यह सम्मान हर साल विश्व भर के उन वैज्ञानिकों को दिया जाता है जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में शोध किया हो, रिसर्च करी हो, कुछ अच्छा काम किया हो, रचनात्मक कार्य किए हो। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हिसार में। पूरा नाम है इसका चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसको एनएसएस के तहत 3 राज्य स्तरीय पुरस्कार मिले हैं। एनएसएस का पूरा नाम क्या है? नेशनल सर्विस स्कीम। और यहां पर देख लो एनडीआरएफ का मतलब क्या होता है? नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। और एनएसएस का मतलब नेशनल सर्विस स्कीम। ये 1969 में अस्तित्व में आई थी। 1969 में बनी थी एनएसएस। इसके थ्रू जो भी यूथ हैं, जो 10+2 या फिर कॉलेज के ग्रेजुएट हो या पीजी के स्टूडेंट हो, वे पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। और जो गवर्नमेंट की समाज के लिए जो सेवा रहती है उसके लिए जो एक्टिविटी या प्रोग्राम होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एनएसएस का मोटो है नॉट मी बट यू। और इसके लोगों में कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ना, उसका जो रथ का पहिया है वो है। हरियाणा का एक शोध लेख था जिसे डॉक्टर कल्पना शर्मा ने लिखा था। इसको वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान मिला है। हरियाणा ने लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, लीड्स बोलते हैं इसको, इसके 2024 के सर्वेक्षण में अपनी अचीवर्स की श्रेणी को बरकरार रखा है। लीड्स में स्टेट्स की अलग अलग कैटेगरी बनाई है। जैसे कोस्टल स्टेट्स हैं, कोस्टल स्टेट में वे आते हैं जो एक तरफ पानी से टच होते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया या तमिलनाडु, ये कोस्टल स्टेट्स में आते हैं। और दूसरा ग्रुप है लैंडलॉक्ड स्टेट का। इसमें जैसे जो जमीन से घिरे हुए राज्य हैं ना, जैसे हरियाणा, एमपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, ये आते हैं। फिर एक ग्रुप है नॉर्थ ईस्ट स्टेट का, जिसमें आपके जैसे असम आ गया, नागालैंड, मिजोरम, ये आ गए। और एक है यूनियन टेरिटरीज का, जैसे दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, लद्दाख हो गया, ये यूनियन टेरिटरीज है। तो ये 4 ग्रुप बना रखे हैं और 3 कैटेगरीज बना रखी है। एक अचीवर्स की होगी, जिन्होंने सबसे बढ़िया काम किया है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी होगी फास्ट मूवर्स की और तीसरी कैटेगरीज होगी एस्पायर्स की। तो हरियाणा किस में आता है? अचीवर्स में, जिन्होंने सबसे अच्छा काम किया ना। और कौन से ग्रुप में आता है? लैंडलॉक्ड स्टेट के ग्रुप में। और ये रैंकिंग उनको मिलती है जिन्होंने लॉजिस्टिक के लिए कुछ अच्छा काम किया है, इजी किया है। लॉजिस्टिक का मतलब होता है जैसे सामान होते हैं ना, जो माल रहता है उसके रखने की कैसी व्यवस्था है, ट्रांसपोर्ट की कैसी सर्विसेज है, रूल रेगुलेशन कैसे स्ट्रिक्ट हैं या फिर इजी हैं, उस हिसाब से ये रैंकिंग दी जाती है। जो ये लीड्स है, यह राज्य की लॉजिस्टिक नीति के माध्यम से लॉजिस्टिक अवसंरचना को बढ़ाने और लॉजिस्टिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में प्रदेश के उत्कृष्ट प्रयासों को रेखांकित करता है। इन सभी चीजों को देख के ये रैंकिंग दी जाती है। इसके 4 की पिलर्स हैं जिनको ये रैंकिंग देते हुए ध्यान में रखा जाता है। एक तो है लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है सामान के लिए, रख रखाव के लिए। लॉजिस्टिक सर्विसेज,
क्या क्या सर्विस दी जाती है। तीसरा की पिलर है ऑपरेशन एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, ऑपरेशन एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। और चौथा ऐड किया है सस्टेनेबल लॉजिस्टिक। इस पॉइंट को, यह भी फिलहाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको 2024 में इंट्रोड्यूस किया है। सस्टेनेबल लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक यानी जो माल रखने की जो भी सर्विसेज हैं वो सस्टेनेबल हो, एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ ना हो, साथ ही जो सर्विसेज हैं वो अच्छी हो, यानी एनवायरनमेंट को भी साथ साथ ध्यान में रखना है। जनवरी 2025 में खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड दिए गए थे। यहां पर जो हरियाणा के विजेता खिलाड़ी हैं उनकी सूची है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 17 जनवरी 2025 को हरियाणा के एक खिलाड़ी को तो मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया था, 11 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से और एक कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया था। देखो द्रोणाचार्य अवार्ड, कौन थे द्रोणाचार्य? गुरु थे। तो किनको दिया जाता है? जो कोच रहते हैं उनको। देखो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कुल 4 खिलाड़ियों को दिया गया था, जिनमें हरियाणा से हैं मनु भाकर, ये झज्जर की रहने वाली है और इन्होंने शूटिंग के पेरिस ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीते थे। दूसरा दिया गया था डी गुकेश को, ये सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन है। काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के काफी चांसेस हैं। हरमनप्रीत सिंह, ये टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली जो हॉकी की टीम थी उसके कप्तान थे ये। और परवीन कुमार, इन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक में हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता था। देखो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हरियाणा से एक खिलाड़ी को दिया गया है और देश के कुल 4 खिलाड़ियों को। हरियाणा से कौन है? मनु भाकर, झज्जर के गोरैया गांव की रहने वाली है और शूटिंग में पेरिस ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं इन्होंने। अर्जुन अवार्ड हरियाणा के 11 खिलाड़ियों को दिया गया है और देश से 32 खिलाड़ियों को दिया गया था अर्जुन अवार्ड। हरियाणा के 11 खिलाड़ियों में अभिषेक नयन है, ये सोनीपत के भादी के रहने वाले हैं, और संजय मलिक, ये हिसार के डाबडा के रहने वाले हैं, ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। पेरिस ओलंपिक में जो हॉकी की टीम ने कांस्य पदक जीता था उसमें ये शामिल थे। और कप्तान कौन थे? हरमनप्रीत सिंह। सरबजोत सिंह, ये अंबाला के वधीन के रहने वाले हैं, इन्होंने पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में कांस्य पदक जीता था। अमन सहरावत, झज्जर के बिरोहर के रहने वाले हैं, पेरिस ओलंपिक में कुश्ती में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। नीतू घनघस भिवानी के धनाना की रहने वाली है, इन्होंने बॉक्सिंग की विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। स्वीटी बुरा, ये हिसार की रहने वाली है और इन्होंने भी बॉक्सिंग में विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। धर्मवीर नयन, ये सोनीपत के बदाना के रहने वाले हैं, पेरिस पैरा ओलंपिक में इन्होंने क्लब थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। और नवदीप, ये पानीपत के बुआना लाखों के रहने वाले हैं, पेरिस पैरा ओलंपिक में जो जेवेलिन थ्रो का खेल था इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। नितेश कुमार, ये चरखी दादरी के गांव नांदा के रहने वाले हैं और बैडमिंटन में पेरिस पैरा ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। परवन सूरमा, ये फरीदाबाद के रहने वाले हैं, क्लब थ्रो में पेरिस पैरा ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता था। मोना अग्रवाल, ये महेंद्रगढ़ की रहने वाली हैं और शूटिंग में विश्व कप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और पैरा ओलंपिक में जो पेरिस में हुआ था उसमें कांस्य पदक जीता था। ये पैरा खिलाड़ी है। द्रोणाचार्य अवार्ड हरियाणा के एक कोच को मिला है, ये हैं संदीप सांगवान, सोनीपत के नूरन खेड़ा के रहने वाले हैं और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच थे ये। बुक्स यानी पुस्तकें, इस टॉपिक को कवर करते हैं। शॉटपुट की पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं दीपा मलिक, इन्होंने बुक लिखी है ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। किन्होंने लिखी है? दीपा मलिक ने। शॉटपुट में पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं और ये एशियाई खेलों में एथलेटिक्स में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट है और साथ ही विश्व चैंपियनशिप जो होती है उसमें पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है और किसी भी खेल में भारत की पहली महिला पैरा ओलंपिक पदक विजेता भी है ये। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। हमने हरियाणा के एग्जाम्स के लिए 2 सीरीज स्टार्ट की है, एक हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स और दूसरी हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन। ये आपके हरियाणा के जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो सीईटी हो, एचटेट या फिर एचसीएस, इन सभी एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगी। इनकी पीडीएफ भी अवेलेबल है। हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स की पीडीएफ 39 रुपीज़ की है। इसमें आपको 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स प्लस 2025 के मंथली करंट अफेयर मिलेंगे जब तक आपका सीईटी
2025 का प्री नहीं हो जाता। ये सभी करंट अफेयर आपको टॉपिक वाइज और मैप के साथ अरेंज होंगे, जिससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी, साथ ही लंबे टाइम तक याद रहेगा। ऐसे ही हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन, जैसा नाम है वैसा काम है, इसकी पीडीएफ सिर्फ 35 पेज की है और हरियाणा जीके के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक और मैप के साथ कवर है। आपको हरियाणा जीके का रिवीजन करना है या फिर टाइम कम है और हरियाणा जीके कंप्लीट करनी है, उसके लिए काफ़ी हेल्प करेगी आपकी ये पीडीएफ। इस पीडीएफ का प्राइस 29 रुपीज़ है, 29 रुपये, और अगर आप ये दोनों लेते हो तो प्राइस होगा 49 रुपये। इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो नंबर है 9958049906, इस पर भीम, गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम के थ्रू यूपीआई कर देना है और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करके इसी नंबर पर सेंड कर देना है। इसके बाद हम उस पर पीडीएफ सेंड कर देंगे और कोई डाउट है तो आप इसी नंबर पर 9958049906 इस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।